तो हाँ, तो वीकली क्लासेस हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है इतनी हंसी क्यों आ रही है क्लास में, है कोई बुरे लग रहे हैं क्या इसमें? ममता दीदी हंस रही हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत खुश हैं, ठीक है। सोमवार को ये बेचारा इनकी और इनके पार्टी के लिए बड़ी दुख भरी खबर थी, है ना। ये सबसे अच्छा इंसान है, इनके लिए सोमवार का दिन बहुत अच्छा दिन था। शरद पवार जो हैं ये दुखी हैं और डी राजा हैं ये, ठीक है, ये डी राजा दुखी हैं। ममता दीदी का उदासी वाला चेहरा मिला नहीं, इसलिए जो है हंसता हुआ चेहरा लग गया यहाँ पे। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये खुश हैं, ठीक है ना। आप लोग खुश हो सकते हैं, बहुत अच्छी खबर आई है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए खबर ये है कि जैसे आपके यहाँ निबंध आता है, ऐसे आता है, तो हो सकता है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, चुनाव सुधार के ऊपर, भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर आपके प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर आपके निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में यहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है। तो जो भी समसामयिकी होती है, जो भी करंट अफेयर होता है, वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं आपके प्रीलिम्स में, लेकिन ये आपको एक क्या करते हैं, फैक्ट देते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके मेंस के लिए, ताकि आप अपने आंसर्स को जब आप मेंस में लिखोगे तो उसको क्या कर पाओगे, अपडेटेड कर पाओगे। चलिए बताइए, कितनी नेशनल पार्टी हैं इंडिया में? कितनी नेशनल पार्टी हैं इंडिया में बताइए? 5 है, 6 हैं, 8 है, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कितनी हैं? हाँ, 12 है नेशनल पार्टी, 7 पार्टी हैं। चलिए इसको भी हम देख लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि देखिए, पहले खबर आप देखो क्या है कि आप बिकम नेशनल पार्टी, है ना। आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का स्टेटस क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और स्टेटस कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से रिकॉग्निशन करता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या कोई पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी है, ठीक है। तो ये अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन क्या संविधान में ये प्रावधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहीं प्रोविजन दिया गया है नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी का? दिया है? नहीं। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन नेशनल पार्टी या इस पार्टी का जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रिकॉग्निशन जो है वो एज अ नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल पार्टी है, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। ये अधिकार क्षेत्र किसका है? किसका है? भारतीय निर्वाचन आयोग का है। तो मुख्य खबर ये है आज के वीक की कि आम आदमी पार्टी, जो कि 10 साल पहले लगभग बनी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन हम देखते हैं भ्रष्टाचार को लेके, ठीक है। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, उसी के पृष्ठभूमि में ये आम आदमी पार्टी निकल के आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और 10 साल के अपनी अवस्था के अंदर इसने भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बात समझ आ गई? साथ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, कौन है? ममता दी, ठीक है, बंगाल की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन है? शरद पवार जी। और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, कौन है? डी राजा। इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी से नेशनल पार्टी का स्टेटस डिप्राइव्ड कर लिया किसने? छीन लिया किसने? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो किस आधार पर ये कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है और किस आधार पर कोई पार्टी स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस एक्वायर करती है, इस पूरे सेशन के अंदर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो बीते हुए जो असेंबली इलेक्शंस हैं या लोकसभा जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किस प्रकार का प्रदर्शन किया, ताकि उसने 10 साल के अंदर ये नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए, आम आदमी पार्टी, इनका जो है सेलिब्रेशन है अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी के उपलक्ष्य में इसको राष्ट्रीय पार्टी बनने के उपलक्ष्य में ये अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ये हिंदू की खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी बिकम नेशनल पार्टी एंड
तृणमूल, सीपीआई एंड एनसीपी लूज स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। ठीक है, चलिए देखो एक चीज़ और समझ लो कि भारतीय निर्वाचन आयोग, मैंने इससे पहले स्लाइड में मैंने पूछा आपसे कि क्या भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संवैधानिक प्रावधान है कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी या कोई पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी बनेगी? नहीं। तो भारतीय निर्वाचन किस आधार पे करता है ये कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी होगी? तो उसका आधार क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आधार क्या है? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। क्या है? इलेक्शन, लिख लीजिएगा ये, इलेक्शन सिंबल, सिंबल ब्रैकेट में रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ऑर्डर 1968। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस ऑर्डर के तहत अंडर किसी पार्टी को रिकॉग्निशन करती है, रिकॉग्नाइज करती है एज अ नेशनल पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी। ठीक है, किसके तहत करती है? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन किस तरीके से करती है कि वो नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट लेवल पार्टी है। ये किसका अधिकार क्षेत्र है? भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको बात? ठीक, देखिए अब हमें ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो 2022 में या 2020 के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर किस प्रकार का उसने क्या किया, परफॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब में, पंजाब के असेंबली इलेक्शन हुए। तो पंजाब के असेंबली इलेक्शन में आप ये देखो कि आम आदमी पार्टी ने कितने सीट यहाँ पे विन किया? 84। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 50% से ज्यादा सीटें इन्होंने जीती हैं मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी के साथ। और पंजाब में क्या बनाई है? सरकार। यानी अगर वोट शेयरिंग की बात अगर हम करेंगे तो वोट शेयरिंग लगभग 60% से ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो 84 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के लीडरशिप में, यानी भगवंत मान कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनके साथ मिलके पंजाब का इलेक्शन लड़ा और जीता मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पता चल गई। दूसरा आप देखोगे दिल्ली का, तो दिल्ली में असेंबली के जो इलेक्शन हुए उसमें कितनी सीटें मिली आम आदमी पार्टी को? 62। और बीजेपी को कितनी मिली? 8। ठीक है, तो बीजेपी बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली। और मेजोरिटी किसको मिली, बहुमत किसको मिला? आम आदमी पार्टी को। तो देखिए वोट शेयरिंग देखिए कितना है, 53.6% वोट शेयरिंग किसको मिली? आम आदमी पार्टी को। बात समझना ध्यान से, यहाँ पे मोर देन 60% वोट शेयरिंग, यहाँ पे 53.6% वोट शेयरिंग। ठीक, दो बातें समझ में आ गई। अब देखो सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन किसके हुए 2022 में? किस किस स्टेट के इलेक्शन हुए? पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर और गोवा, गुजरात। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे पंजाब में तो इन्होंने सरकार बना ली अपनी, ये 2020 में हुआ था इलेक्शन। तो यहाँ पे भी दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, आगे देखिए गुजरात के इलेक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं। गुजरात के इलेक्शंस में टोटल जो सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं वो 5। बात समझिएगा, सरकार नहीं बना पाई, केवल 5 सीटें जीती हैं। जब 2017 के असेंबली इलेक्शन के अंदर जब इनका खाता भी नहीं खुला, यानी देखिए 0% है ना शेयरिंग,
एक भी वोट नहीं है। और 2022 के इलेक्शंस के अंदर देखिए कितना सीट इन्होंने जीती हैं, कितनी है, 5। और वोट शेयरिंग कितनी मिली इनको, 13%। ये वोट शेयरिंग क्या होता है, देखो मान लो किसी की राज्य की जनसंख्या 5 करोड़ है ना, हमारे राज्य की, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो कितनी जनसंख्या लगभग होगी, आसपास 19.5 करोड़ 20 करोड़ होगी, मोटे तौर पर मान के चले। अभी जब तक सेंसस नहीं आया, उसके डेटाज नहीं आया, तब तो हम लोग मान के चलते हैं 19.5 से 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होगी। तो उसमें हर कोई तो वोट देने जाता नहीं है। मान लो 20 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 12 करोड़ लोगों ने या 10 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो उसमें भी कुछ वोट जो होते हैं कुछ नोटा को चले जाते हैं, ठीक है। तो जो वैलिड वोट होता है, ये वैलिड वोट का मतलब जितने लोग वोट डालते हैं उसके शेयरिंग की बात कर रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की बात नहीं कर रहा। जितने लोग वोट डालने बूथ पे पहुंचते हैं उसका जो परसेंटेज होता है, किस पार्टी को कितना मिला, किस पार्टी को कितना मिला, किस पार्टी को कितना मिला। तो देखो यहाँ पे कितने परसेंट है, 13% है। बात समझ में आ गई। वहां पे कितना था, दिल्ली में कितना था, 53 लगभग परसेंट था, और पंजाब में कितना था, लगभग 60% लगभग मान के चलिए, ठीक है। वोट शेयरिंग पता चल गई। चलिए आगे चलते हैं। गोवा के इलेक्शंस हुए। गोवा में टोटल असेंबली सीट्स कितनी हैं, 40 है ना। इसमें कितनी सीट मिली आम आदमी पार्टी को, 3, ठीक है, आउट ऑफ 40। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे वोट शेयरिंग का, 40 हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 300, मतलब 300 को डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 40 करोगे, कितना आएगा बताइए, लगभग 7%। 4 7 28 ना, तो ये 7 लगभग 2% आएगा लगभग, ठीक है। तो वोट शेयरिंग 6% से ज़्यादा रही 7.7% लगभग मान के चलिए, या आप ये कहिए 6.8% प्लस ये है, ठीक है। आप बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गोवा के इलेक्शंस के अंदर आम आदमी पार्टी को आउट ऑफ 40 कितनी सीट्स मिली हैं, 3। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आप ये देखोगे कि 6.8% क्या है, वोट शेयरिंग इनको मिली। यानी नंबर ऑफ सीट्स में कितने परसेंट सीट इन्होंने निकाला है, 6.8% से ज्यादा। बात समझ में आ गया, 2 सीटें मिली, ठीक। अब ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है क्या, आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस का असेंबली इलेक्शंस में। तो मैंने आपको 4 स्टेट्स के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, ये 4 राज्य, ठीक है, देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन सभी जो परफॉर्मेंस किया है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, रिव्यू करता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है असेंबली इलेक्शंस के अंदर और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस को देखता है कि कितने कैंडिडेट जीतते हैं, कितने परसेंट वो वोट शेयरिंग पाते हैं, और कितनी सीटें वो असेंबली इलेक्शन में निकालते हैं या फिर लोकसभा इलेक्शन में निकालते हैं। तो आज हम आगे ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कौन सी शर्तें हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उन शर्तों को, उन कंडीशंस को फुलफिल कर देती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको क्या कर देती है, नेशनल पार्टी का स्टेटस देती है, ठीक है। आइए उस पर बात करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय पार्टी या दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग, मैंने आपको एक बताया था ना रूल, इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दे देगा वो उसी रूल के अंडर देगा वो, ठीक है ना। तो क्या शर्तें होनी चाहिए, कुल मिला के 3 शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर देती है तो उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। पहला क्या है, देखो हम यहां पे राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, नेशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो नेशनल स्टेटस में हमेशा याद रखना कि पूरे देश की बात होगी। पूरे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और इलेक्शंस कैसे होते हैं पूरे देश में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन एक ही साथ होते हैं, लेकिन असेंबलीज के इलेक्शन कुछ जैसे 4-4 स्टेट्स के कभी एक बार इलेक्शन हो गया, अलग अलग फेज में इलेक्शंस होते हैं ना, असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, राज्यों के इलेक्शन जो होते हैं विधानसभाओं के।
तो पूरे राज्य, पूरे देश के स्तर पर बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव की और राज्य विधानसभा चुनाव की। तो देखो पहली शर्त क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल स्टेटस पाने के लिए उसको पहली शर्त क्या फुलफिल करनी होगी, यदि वह पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में क्या कर ले, हाँ, अपने आप को पंजीकृत करा ले या मान्यता प्राप्त करा ले। तो मान्यता कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहली शर्त क्या है कि कोई राजनीतिक पार्टी 4 या अधिक राज्यों में, या तो मिनिमम 4 स्टेट होने चाहिए, या 4 से ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 4 स्टेट होने चाहिए। उस 4 स्टेटस के अंदर क्या कर रहे, स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर ले, किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो अब हम देखो ये चीज बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहां पे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता की बात हो रही है। तो हम आगे जब राज्य स्तरीय दल के रूप में किस प्रकार से मान्यता प्राप्त होता है किसी को, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पहली शर्त यह है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस कौन दे देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई? अगर ये शर्त नहीं फुलफिल कर पाया तो ये कर लो, कोई भी कर, इन तीनों में से कोई एक आप कर लेते हैं तो नेशनल पार्टी का स्टेटस आप पा जाएंगे। तो दूसरी शर्त क्या है भाई? देखो अब चूंकि नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं हम, तो हम लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे और हम असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे। तो क्या है दूसरे में? लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से, यानी कुल 4 अलग अलग राज्यों से पड़े हुए कुल वैध मतों का, यानी वैलिड वोट्स का कितने परसेंट पाले वो? 6%। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको आम आदमी पार्टी के 4 असेंबली इलेक्शंस के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने क्या किया था, इससे पहले स्लाइड्स में डिस्कशन किया था। तो मिनिमम 6% क्या पाले? वैलिड वोट शेयरिंग मिलना चाहिए उसको। बात समझ गए? किसमें? लोकसभा का इलेक्शन हो तो लोकसभा जब इलेक्शन होगा तो किसी भी 4 राज्यों में जितने कुल वैध मत, वैलिड वोट पड़ते हैं वोटर्स के द्वारा, उसका मिनिमम कितना परसेंट मिलना चाहिए उसको? 6%। या फिर विधानसभा इलेक्शंस होते हैं तो विधानसभा इलेक्शंस के अंदर भी 4 अलग अलग राज्यों से उनको जितने वैध मत पड़ते हैं, वैलिड वोट्स पड़ते हैं, उसका कितना परसेंट मिल जाना चाहिए उसको? 6%। बात समझ गए? या लोकसभा के इलेक्शंस में 4 अलग अलग राज्यों से मिले, या फिर विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से मिले। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। 2022 में इलेक्शंस हुए, मैंने आपको स्टेट बताए थे, कौन कौन से स्टेट से हुए थे? गुजरात, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। कितने हो गए? 7। यानी 7 असेंबली इलेक्शन 2022 में कंडक्ट हुए। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 स्टेट्स के बारे में बताया था। एक तो दिल्ली हो गया, दिल्ली के अंदर तो इन्होंने गवर्नमेंट ही बनाई थी, राइट। गुजरात पंजाब के बारे में बात की मैंने आपको, पंजाब में भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई अपनी, मेजोरिटी के साथ आए थे। फिर मैंने गुजरात के बारे में बताया, गुजरात के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये देखिए 13%, देख रहे हो, मोर देन 6%। इन्होंने कितनी सीट निकाली? 5 सीट्स। ठीक, तो मोर देन 6% है ना। तो आप ये देखो, जो 7 असेंबली इलेक्शन हुए 2022 में, उसमें 3 स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या किया? 6% से ज़्यादा वोट शेयरिंग हासिल की। ठीक है, इसका मतलब आप ये देखो, इसका मतलब कि यहां पे वो स्टेट पार्टी बन गई है, राइट। यहां पे स्टेट पार्टी बन गई है और यहां पे क्या बन गई है? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं जब आगे वाली स्लाइड में आप सब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो 3 स्टेट्स के अंदर तो ये क्या हो गई है? स्टेट पार्टी है। लेकिन 2022 के अंदर दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुए, उसके अंदर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी यहां पे भी क्या है? स्टेट पार्टी के रूप में क्या है? रजिस्टर्ड हो गई है, यानी मान्यता प्राप्त हो गई। यानी 4 राज्यों के अंदर
आम आदमी पार्टी ने स्टेट पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर लिया है। इसकी पहली शर्त देखिए क्या है नेशनल पार्टी बनने के लिए, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने यही एक शर्त पूरी कर ली, इसलिए उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया। तो ये दूसरी शर्त भी पता चल गई ना, ये 6% किस तरीके से प्रतिशत है वैलिड वोट का, बात समझ में आ गई आपको। तीसरा देखिए, यदि उस राजनीतिक पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों। 2% सीटों का मतलब कितना होता है लोकसभा में, यानी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो इसने लिखा कम से कम 3 राज्यों से। पहली शर्त यह है कि 3 स्टेट, और लोकसभा इलेक्शन में मिनिमम 2% क्या सीट, बात समझ गए आप। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा इलेक्शन कहाँ होते हैं, पूरे देश में होते हैं ना लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन में 3 राज्यों से बोल रहा है, कम से कम 3 राज्यों से मिनिमम 2% सीटें जीती हैं। तो 2% सीट का मतलब कितना समझिए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं 543, ठीक, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं। अब इसका 2% निकालोगे तो कितनी पड़ेंगी, लगभग 11 सीट्स मिलेंगी, ठीक है, मोटे तौर पर 11 सीट्स आपको जीतनी, या तो 2% लिख दीजिए या फिर कह दो सीधे सीधे 11 सीट, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या ये शर्त पूरी कर ले अगर पहले, या फिर ये ना कर पाया हो ये कर ले, या इन दोनों में से कोई ना कर पाया हो बट ये तीसरा कर ले, तो भी उसको क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी का क्या करता है स्टेटस दे देता है, ठीक है। और मैंने बताया था भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस रूल के तहत करता है ये काम, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई आपको। तो ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान कहने का मतलब भारतीय संविधान के अंदर ये व्यवस्था नहीं की है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहचान राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होगी या फिर राज्य स्तरीय दल के रूप में होगी। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि भारतीय संविधान के तहत होता है या फिर, बात समझ गए, ठीक है। तो ये था ये 3 शर्तें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। आइए हम आगे बात करते हैं राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए कौन सी मान्यताएं जरूरी हैं, कौन सी शर्तें जरूरी हैं। देखो अब याद रखिएगा राज्य की बात हो रही है, यानी राज्य तो 28 राज्य हैं, तो हम केवल राज्यों की बात करेंगे, बात समझ आई। वो था राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, हम पूरे लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे थे, पूरे देश में जो लोकसभा इलेक्शंस होती हैं। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, केवल राज्यों की बात करेंगे, ठीक है, बात समझ गए ना। कोई क्षेत्रीय पार्टी है जो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है, असेंबली इलेक्शन लड़ती है, तो मान लो उसको राजनीतिक दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। राजनीतिक दल का मतलब राज्य स्तरीय पार्टी का तमगा उसको या स्टेटस उसको प्राप्त नहीं है, लेकिन वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को रजिस्टर कर चुके होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत अच्छा प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी कि जो भी पार्टी, जैसे मान लो मैंने बना दी क्या, कोई पार्टी बना दी, यूपीएससी गेटवे आईएएस पार्टी बना दिया मैंने, ठीक है। तो यूपीएससी गेटवे आईएएस जब पार्टी बनाऊंगा मैं, यूपीएससी गेटवे आईएएस जब मैंने एक पार्टी बना दिया, ठीक है, तो मैंने रजिस्टर कर लिया, जो भी मानक है, जो भी पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करने के बाद मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया, बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा, अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा, ठीक है। अगर वो जीतते हैं और इन शर्तों को अगर वो फुलफिल मैं कर लेता हूं, यानी मेरी पार्टी अगर फुलफिल कर लेती है, तो मुझे कम से कम राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है, मैं कोई भी इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत पाता हूं असेंबली इलेक्शन के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, तो क्या भारतीय निर्वाचन आयोग
मेरी सदस्यता को, मेरे रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है क्या? क्या उसको ये अधिकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, कर सकता है क्या? नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार नहीं मिला है कि वो किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को क्या करे, कैंसिल कर दे, डी रजिस्टर कर दे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी पार्टी को स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए ये लगभग कुछ 5 शर्तें हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक शर्त फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है, यदि मैं उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी है तो उस संबंधित राज्य की बात, यानी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में, असेंबली इलेक्शन के अंदर राज्य में डाले गए कुल वैलिड वोट्स यानी वैध मतों का कितने % प्राप्त कर लेती है? 6%। तो देखो आम आदमी पार्टी ने क्या किया, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, गोवा में मोर देन 6% क्या है, उनके वैलिड वोट शेयरिंग है। बात समझ में आ गई? आप समझ गए ना, ये समझ गए ना कैसे आया? तो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता उनको 4 राज्यों में मिल गई, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बात समझ में आ गई? चलो दूसरा क्या है, यदि लोकसभा के चुनाव होते हैं, मान लो आम चुनाव होंगे, तो राज्य की बात करेंगे, क्योंकि हमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो मैं किसी भी राज्य की बात करूंगा। तो अगर उस राज्य के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और राज्य के अंदर जो कुल वैध मत पड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुझे स्टेट लेवल की पार्टी बननी है, तो अगर लोकसभा इलेक्शन अब कब होंगे, 2024 में होंगे, अगर 2024 में अपने कैंडिडेट खड़ा करता हूं और मैं इलेक्शन लड़ता हूं, ठीक है, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो अगर इस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने वैध मत पड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर, अगर उसका मैं 6% प्राप्त कर लेता हूं, तो 6% प्राप्त करता हूं, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसी राज्य से लोकसभा में एक सीट, ओनली 1 सीट, यानी 543 सीट्स में से केवल एक सीट अगर मुझे उस राज्य से मिल जाती है, ठीक है, तो मैं क्या बन जाऊंगा, राज्य स्तरीय पार्टी। बात समझ गए ना? ये लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही थी, वो विधानसभा की इलेक्शन की बात हो रही थी। पहली शर्त में विधानसभा था और दूसरी शर्त में क्या है, लोकसभा इलेक्शंस की बात हो रही है। जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूं, या ममता दी हैं, ममता दी उत्तर प्रदेश में लड़ने आ जाए, बात समझ आएगी? अब ममता दी उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी क्या कर रही है, चुनाव लड़ रही है, और अगर ममता दी की तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जितने वैध मत पड़े हैं, अगर उनका 6% प्राप्त नहीं कर पाती है, तो तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में वो रजिस्टर नहीं कर पाएगी एज ए स्टेट लेवल पार्टी। वो बंगाल में तो हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। पहली चीज, चलो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अब हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ जाएं अपनी पार्टी के साथ, AIMM यही है ना उनकी पार्टी का नाम। अगर वो आते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शन में, अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और उनके पार्टी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम जो है उस लोकसभा इलेक्शन में, यानी उत्तर प्रदेश से 6% वोट, वैलिड वोट नहीं प्राप्त कर पाते हैं और साथ में एक सीट नहीं निकाल पाते हैं, तो भी AIMM को उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस नहीं। समझ गए क्या कह रहा हूं? आप समझे, मतलब क्या समझे आप? खड़े हो, नहीं जरूरी नहीं है 80 उम्मीदवार खड़े हो सकता है 5 उम्मीदवार खड़े कर दे, हो सकता है 10 उम्मीदवार, जिनको जीतने की जिनकी गुंजाइश अच्छी होती है उतने ही हम लोग कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकते हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी का क्या होता है, अधिकार होता है। बताइए। वैलिड वोट शेयर का नहीं, वैलिड वोट शेयर तो पाना ही है, इसके साथ में कंडीशन है कि कम से कम एक सीट भी जीतता है।
अलग अलग बातें नहीं हैं, ये बातें एक साथ बोली गई हैं कि यदि वह पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में एक सीट प्राप्त करता है, तो उस पार्टी को राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तरीय राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा बने, यानी स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देगी। बात समझ गए ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक। तीसरी चीज, यदि वह राजनीतिक पार्टी संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में, ठीक है, संबंधित राज्य की विधानसभा चुनाव में, कहने का मतलब क्या है, 28 राज्य हैं, मेरी राजनीतिक पार्टी है, अगर मैं किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में, स्टेट असेंबली इलेक्शन के चुनाव में मैं अपनी पार्टी को लड़वाता हूं, यानी अपने कैंडिडेट खड़ा करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी भी राज्य में जाके अगर मैं अपने कैंडिडेट खड़ा करूं और मैं जीत जाता हूं और इन शर्तों को पूरा करता हूं, तो मेरी पार्टी को उस राज्य के अंदर, अगर मैं मणिपुर में जाकर लड़ता हूं तो मणिपुर में अगर ये सारे कंडीशंस मैं फुलफिल करता हूं तो मणिपुर की मुझे क्या मिल जाएगी, मणिपुर में एक राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की पार्टी के रूप में मैं पंजीकृत हो जाऊंगा, मुझे मान्यता मिल जाएगी। यानी पूरे 28 राज्य में आप कहीं भी जाके अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, यदि वह पार्टी, राजनीतिक पार्टी संबंधित राज्य के असेंबली इलेक्शन के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा में 3% सीटें जीतता है, या देखो अब यहां पे कंडीशन है, याद रखिएगा, या तो 3% जीत ले 3% सीटें, या विधानसभा में 3 सीट निकाल ले, दोनों में से जो अधिक हो, ठीक है। मान लो यहां पे 2% है, केवल 2% सीटें निकाली, लेकिन उन्होंने, समझ लो ना, 3% नहीं, मान लो उन्होंने 2% सीटें निकाली, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने 4 सीटें निकाल ली यहां पे, तो ये कंडीशन ये लिखा है कि जो भी अधिक हो, जैसे भारतीय निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष मतलब उसकी आयु, और 6 वर्ष कार्यकाल साल, इन दोनों में से जो पहले हो, है ना, वही सेम चीज है कि 3% सीट या फिर 3 सीटें जो भी अधिक हो पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव के अंदर उस राज्य का। तो हम क्या, अगर ये प्राप्त कर लिया तो मेरी पार्टी को क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चौथे नंबर पे देखिए आप क्या है, यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या कंडीशन उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीत लेती है, ठीक है। मतलब संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतती है, ठीक है। या तो 25, जैसे मान लो एक राज्य है, कोई मान लो मणिपुर है, मान लो, ठीक है, मणिपुर के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, और इस मणिपुर में मान लो कि 25 सीटें अलॉट की गई हैं, लोकसभा सीटें अलॉट की गई हैं, तो प्रत्येक 25 सीट में से या तो 1 सीट जीत ले या किसी भी खंड के लिए 1 सीट जीत ले, बात दोनों बराबर है, ठीक है, तो भी क्या मिल जाएगा उसको, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। 5वां क्या है देखिए, यदि आवंटन मतलब अलॉटमेंट, मतलब जैसे कि सीटें अलॉट की जाती है ना कुछ, जैसे मान लो कि भाई जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से जो उस राज्य की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके रेशियो के आधार पर सीट निर्धारित होती है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80, तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, हमारी सीटें अलॉट होती हैं। जितनी जनसंख्या कम होगी उतनी सीटें आप देखोगे लोकसभा की सीटें कम होंगी उस राज्य के अंदर। इसी तरह से विधानसभा में भी होता है ना, विधानसभा में इसीलिए परिसीमन आप सुनते हो, परिसीमन आयोग ने परिसीमन आयोग बनाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो परिसीमन क्या काम करता है, क्षेत्रीय जो क्षेत्र, मतलब जो चुनावी क्षेत्र होता है उनका क्या करता है, सीमांकन करता है, परिसीमन करता है। जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे सीटों का निर्धारण होता है, लोकसभा सीटें या फिर राज्य विधानसभा सीटों की।
तो जितने आवंटन है, मान लो 25 सीटों में, प्रत्येक 25 में केवल एक सीट उसको निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पांचवा क्या है, यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है। क्या, यदि वह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। समझ गए? जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में 28 राज्य हैं भाई, 28 राज्यों में चुनाव होंगे ना लोकसभा में। ऐसे ही ये और ये दोनों बातें बराबर हैं। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उस राज्य में जितने वैलिड वोट पड़ेंगे उसका अगर कोई 8% मत प्राप्त कर लेता है कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसको भी क्या हो जाएगा, बात समझ गए? बात देखो यहां पे भी वही है, 6% प्राप्त कर रहा है, एक सीट जीत रहा है। यहां पे 6% वैलिड वोट है और यहाँ पे एक सीट है। यहाँ पे सीट का कोई, पांचवें शर्त में सीट का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दिया है, वैलिड वोट शेयरिंग को बढ़ा दिया है, तो भी वो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। यहाँ पे 6% है और एक सीट है। यहाँ पे क्या है, केवल 8% वोट शेयरिंग, इसमें कोई सीट नहीं जीतनी, आपको 8% वैलिड वोट शेयर प्राप्त करने हैं। तो उस पार्टी को क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता मिल जाएगी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। चीजें समझ में आ रही हैं? नहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। और एक रूल होता है, मैंने आपको बताया, कौन सा, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी की पहचान करती है कि वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या फिर राज्य स्तरीय पार्टी है। तो हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पार्टियां तो बहुत है, पार्टियां तो कम से कम 8000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड है पार्टियां, लेकिन उसमें राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की पार्टियों की महत्वता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अगर दर्जा मिल गया आम आदमी को तो उनको फ़ायदा क्या होगा, या किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाए तो उनको फ़ायदा क्या होता है। बात समझ गए इतनी, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग को नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, भारतीय निर्वाचन आयोग की कीवर्ड हो गया, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है ना। और इसका जो स्थापना हुई कब हुई थी बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? पच्चीस जनवरी 1950, ठीक है। और ये देखो इंपॉर्टेंट, 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे, ठीक है। 25 जनवरी को मना चुके हैं। अब संवैधानिक प्रावधान देखें, भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? 15 में, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, ठीक है। किसके बारे में प्रावधान है? भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। कितने सदस्य होते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग? जब इसका जो गठन है, जो बॉडी है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 3 सदस्य। एक पहला जो होगा वो होगा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो 2 होंगे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो देखो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है, ठीक। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो भी, अच्छा एक बात और बता दो, भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो किसके इलेक्शंस कराता है? बताइए जल्दी, किसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है? देखो लोकसभा कराता है, लोकसभा, फिर हाँ राज्यसभा, राज्यसभा,
विधानसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, विधान परिषद का नहीं कराता है, बताइए। हाँ कराता है ना। ठीक है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है फिर? क्षेत्रीय चुनाव कौन कराता है फिर? कौन? हाँ, क्षेत्रीय चुनाव कौन कराता है? क्षेत्रीय चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्षेत्रीय चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कराता है। ठीक है, चलो 324 देखो क्या कहता है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ये कहता है कि जो चुनाव करा रही है भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका क्या करेगी? अधीक्षण, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण। ये शक्तियां किसके अंदर निहित होंगी? भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर। दूसरी चीज देखिए, अनुच्छेद 325 क्या कह रहा है? चुनाव में वोटर लिस्ट बनता है ना, तो वोटर लिस्ट में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उसको मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विभेद नहीं किया जाएगा, यानी उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर वो 18 साल का है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसको क्या करेगी निर्वाचन आयोग? रोक नहीं सकती है। कहां पर? मतदाता सूची में और वोट डालने के लिए। ठीक है, मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। ठीक। तीसरी चीज, अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर, एडल्ट सफ्रेज। ठीक है, वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा, ये जो चुनाव होंगे वयस्क मताधिकार के आधार पे होंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? 327 आर्टिकल 327 क्या कहता है? विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उसके चुनाव के संबंध में कोई भी पॉलिसी बनाएगा, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। याद रखिएगा, कौन कहता है ये? आर्टिकल 327। 328 क्या कहता है? ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। बात समझे? देखिए, विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति किसकी है? संसद की, यानी विधानसभा की बात हो रहा है। विधानसभाओं यानी असेंबली, स्टेट असेंबली की बात हो रही है, और विधानमंडल की बात हो रही है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल होंगे? असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगी, दोनों शामिल होगी। तो अनुच्छेद 328 क्या कहता है? विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति क्या है। ठीक। 6 क्या है? अनुच्छेद 329, चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई है। इसीलिए क्या देखते हैं हम लोग कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन साथ में स्वायत्त भी है, यानी वो अपने फैसले स्वयं ले सकती है। ठीक। और आगे ये भी देखेंगे कि इसको सुरक्षा कैसे प्राप्त है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा कैसे प्राप्त है, वो अपने स्वैच्छिक निर्णय कैसे ले सकती है, वो किस तरीके से चुनाव का अधीक्षण प्रभावी तरीके से कर सकती है, किस तरीके से चुनाव का निर्देशन सशक्त तरीके से कर सकती है, और किस प्रकार उसका नियंत्रण कर सकती है, ये भी देखेंगे। कोई इंटरफियर नहीं करेगा। इसीलिए देखो कि एक पूरी कोर्ट की तरह काम करता है। जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है, आचार संहिता के अंदर उसको किस प्रकार के पावर मिल जाते हैं? कोर्ट के पावर मिलते हैं।
वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बात समझ में आएगी ना? चुनाव में धांधली होती है, ब्लैक मनी काम करती है, उसको रोकता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसको जब उसको अधिकार नहीं दोगे और कोर्ट का हस्तक्षेप रहेगा तो चुनाव भी किस तरीके से होंगे? फिर चुनाव की पारदर्शिता पे क्या हो जाएगा? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सुरक्षा देनी होती है किसको? इस बॉडी को, क्योंकि ये पूरे देश के चुनाव को कंडक्ट कराते हैं, राज्यों की विधानसभा को चुनाव कंडक्ट कराते हैं। एक गंभीर और क्या होती समर्पित सरकार चाहिए भारत के नागरिकों के लिए, इसलिए इसकी महत्वता बहुत हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना देखो, 25 जनवरी 1950 को जब इसका गठन हुआ तो इसमें केवल एक सदस्य थे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक, फिर क्या हुआ? देखो ये देखो, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 क्या हुआ? पास हुआ। इस अधिनियम ने क्या कर दिया कि इस एकल सदस्यीय संस्था को क्या कर दिया? बहुदलीय संस्था या बहुसदस्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो अब इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और 2 और निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 1990 तक चली। 1990 तक क्या हुआ? 3 सदस्य हुए। ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। 1990 तक 3 सदस्य हुए, फिर 1990 से लेके 1993 तक फिर एक सदस्य हो गया। समझे? जब जिस वक्त निर्माण हुआ था इस संस्था का, तब उसमें एकल सदस्य थे। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। ये 1989 में हुआ, तो 1989 से लेके 1990 तक 3 सदस्य रहे। 1990 के बाद से फिर जो है वो एक सदस्यीय संस्था हो गई 1993 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1993 से फिर उसके बाद कौन सी कितने सदस्य होगी संख्या? 1 अक्टूबर 1993 से फिर इसके सदस्यों की संख्या 3 हो गई। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो अब ये तो बात हो गई इनके संरचना की बात हो गई। राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें भारत का निर्वाचन आयोग किस तरीके से हस्तक्षेप करता है या काम करता है? एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या होगा? नियुक्त करता है। इसकी रैंक क्या होनी चाहिए? वो IAS रैंक का क्या होना चाहिए? अधिकारी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक, जो इलेक्शंस होते हैं असेंबली के, राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्योंकि भैया यहाँ पे तो 3 सदस्य हैं ना, इनके मैकेनिज्म तो है, इनका आयोग तो है, लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन प्रभावी रूप से उस राज्य के चुनावों को कौन निर्देशित और वो करता है, नियंत्रित करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि एक IAS रैंक का अधिकारी होना चाहिए। चलो एक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राजीव कुमार, और ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये 21 मार्च 1950 से लेके 19 सितंबर 1958 तक क्या रहे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। VS रमा देवी। ये कब थी? 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक। ठीक है, यहीं पे हम लोग रखते हैं। हाँ, हाँ, फायदा क्या मिलेगा? देखो जो उनका इलेक्शन सिंबल होता है ना, उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि पूरे देश वाले क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे उनके काम को। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गया, उसका सिंबल क्या हो जाएगा? नेशनल लेवल का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको कोई भी लैंड अलॉट कर सकती है। कहाँ पे? कैपिटल ऑफ इंडिया यानी दिल्ली में। किसके लिए? नेशनल ऑफिस ओपन करने के लिए। ठीक है, तो लैंड अलॉटमेंट कौन करेगा? किसके लिए? ऑफिस के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए उनको वो मिल जाएगा। तीसरा फायदा क्या होना चाहिए?
40% नहीं, देखो 40 जो है स्टार कैंपेनर, प्रचारक, स्टार प्रचार, स्टार का मतलब क्या होता है? हेमा मालिनी आ सकती हैं, ऋतिक रोशन आ सकते हैं, बड़े बड़े आइकन आ सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ सकता है, कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर आ सकता है, ठीक है, अमर्त्य सेन आ सकते हैं। तो 40 स्टार प्रचारक यानी स्टार कैंपेनर क्या कर सकती है? वो पार्टी ला सकती है अपने साथ, अपने पार्टी के प्रचार के लिए, किसी भी असेंबली इलेक्शन के अंदर और किसी भी लोकसभा इलेक्शन के अंदर। मतलब किसी भी, क्या एक ही लोकसभा इलेक्शन होता है, मतलब उसके अंदर 40 स्टार प्रचारक ला सकता है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या हो जाएगा इससे? जो खर्चे होते हैं ना, जितना एक्सपेंशन करती है, जितना एक्सपेंड करती है पार्टी, यानी कोई कैंडिडेट जितना एक्सपेंड करता है, उन खर्चों के अंदर इनके खर्चे शामिल नहीं होते, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। बात समझे? तो पार्टी को डायरेक्ट फ़ायदा ये होता है कि एक आइकन, यूथ आइकन आके क्या करता है? उनकी पार्टी के लिए प्रचार करता है, उसके लिए उनको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। ये क्या होता है? बायलैटरल रिलेशंस होते हैं इन बिटवीन द स्टार प्रचारक और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। और चौथा फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे ANI है, ANI क्या होता है? सोशल मीडिया है ना। ANI क्या है? न्यूज़ चैनल है ना, ये सरकारी न्यूज़ चैनल है। दूरदर्शन क्या है? सरकारी न्यूज़ चैनल है। तो अब सरकारी न्यूज़ चैनल जैसे दूरदर्शन हो गया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के वो होते हैं बैंडविड्थ, यानी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके ऊपर क्या मिलेगा? इनको समय मिल जाएगा। यानी दूरदर्शन पर ANI पे इनको समय मिल जाएगा, किसके लिए? अपने पार्टी की पॉलिसीज़ के, है ना, प्रचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टी आती है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन है, तो अपना कुछ क्या करती है? डिक्लेयर करती है ना चीज़ें कि हम ये करेंगे। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो उन मैनिफेस्टो को दूरदर्शन पे भी वो क्या कर सकते हैं? प्रचारित कर सकते हैं। तो दूरदर्शन का मतलब है कि दूरदर्शन का मतलब घर घर के अंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जी न्यूज़ हर घर के अंदर हो। सच्चाई यही है, क्योंकि हर किसी के पास क्या है? बिल्कुल, यानी आपने नॉर्मल एंटीना भी लगा दिया तो आप दूरदर्शन पकड़ेगा ना, तो घर घर के अंदर आप जा सकते हो यहाँ से। तो यही बेसिक, आपको यही बेनिफिट्स आपको मिलने हैं एज अ नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टी का मतलब ये होता है कि भाई अब आपके कैंडिडेट पे ऊपर पूरा देश भरोसा करेगा। असेंबली इलेक्शन होगा तो किसी भी स्टेट में आप सेम सिंबल के साथ अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो यही सारी चीज़ें जो हैं फ़ायदे हैं नेशनल पार्टी का। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ये आपके इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है। बहुत सारी चीज़ों को जो हम प्रॉपर चैप्टर में आएंगे इंडियन पॉलिटी में, जब इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। नहीं, हाँ बिल्कुल। जैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, आपने ये न्यूज़ पढ़ी शुरुआत में, ये न्यूज़ पढ़ी आपने, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भाई ममता दी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, शरद पवार बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र जैसे गवर्नमेंट में, जहाँ पे वो अघाड़ी का मतलब क्या है? कांग्रेस, शिवसेना और ये NCP, इनके क्या है? कोलिशन पार्टी हैं वहाँ पे, गठबंधन जिसे सरकार कहते हैं, अघाड़ी नाम दिया गया है भाजपा के खिलाफ। तो ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोसाइटी में और पॉलिटिकल सिस्टम में। तो जब इनकी पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस डिप्राइव कर लिया गया, तो आप सोच सकते हो कि कुछ तो चीज़ें, तो मैंने इसलिए 2 शर्तें बताई और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाया। तो जितने असेंबली इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके परफॉर्मेंस का, किनके? इनके और इनके परफॉर्मेंस का क्या क्या रिव्यू किया। कब से किया? 2014 के लोकसभा इलेक्शन से लेके जितने उसके बीच में स्टेट असेंबली के जितने इलेक्शन हुए, वो रिव्यू कर रही थी। कौन? कमीशन। तो उनको ये लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन पार्टियों ने स्टेट पार्टी का क्या कर लिया है? डिप्राइव्ड हो गया उनका, यानी अब स्टेट पार्टी
स्टेट को स्टेटस को लूज़ कर दिया उन्होंने। तो मैंने शर्त बताई थी आपको ना स्टेट पार्टी, इसीलिए दोनों मैंने आपको शर्तें बताई हैं कि एक नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे आता है और एक राज्य स्तरीय दल का यानी स्टेट लेवल के जो पार्टी होती है उसको स्टेटस कैसे वो मिलता है। बस इतनी सी ही बात है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे ये लिखा कि अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएंगी। मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर या फिर लोकसभा इलेक्शन के अंदर वो जो कंडीशंस हैं ये पार्टी फुलफिल कर लें और फिर से ये क्या करें। हाँ डी तो डिसक्वालीफाई हुई है तभी तो ये नेशनल पार्टी का स्टेटस ले लिया इनसे। डिसक्वालीफाई, हाँ, डिसक्वालीफाई का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ना आपकी, ये जो कंडीशन है इन्होंने इस कंडीशन को क्या कर दिया है, फुलफिल नहीं किया है। ठीक। और दूसरी चीज़ तो इसमें एक स्टेटस देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 4 स्टेट के अंदर वो स्टेट लेवल की पार्टी के रूप में क्या होनी चाहिए, रेटिफिकेशन उसका होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो 4 से जो राज्य हैं जहाँ पे वो स्टेट लेवल की पार्टी हैं वहाँ से वो क्या करें, उस स्टेटस को फुलफिल नहीं कर पा रही हो सकता है वोट शेयरिंग इनकी कम हो गई हो सकता है लोकसभा सीट न निकाला हो सकता है विधानसभा सीट न निकाला हो। जो कंडीशंस हमारी हैं उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 3 पार्टी को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। बस यही चीज़ है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये लोग फिर से उस स्टेटस को या पा लें, ठीक है, फुलफिल कर दें उस कंडीशंस को। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी मेहनत करेगा, जो भी लोग मेहनत करते लगे हुए आम आदमी पार्टी ने तो भाई मतलब घर घर में पहुंच गए। हर किसी को क्या चाहिए, फ्री का चाहिए, तो फ्री का पानी दोगे। मतलब देखो सिंपल सी बात आप समझ लो कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल का नेता वो होता है जिसको लोकसभा के अंदर यानी लोकसभा के अंदर क्या मेजोरिटी मिलती है। तो जिसको मेजोरिटी मिल गई लोकसभा के अंदर तो ऑलरेडी वो नेशनल पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समय लगेगा। अब देखो सबसे कम समय किसको लगा, आम आदमी पार्टी को। 10 साल के अंदर उसे नेशनल स्टेटस मिल गया। तो कंडीशंस कुछ इलेक्शन कमीशन ने रखी हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप ये समझ लो कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और अब उसकी पार्टी को आप पूछ रहे हो तो ऑलरेडी वो मेजोरिटी लेके जा रही है वहाँ पे। तो जो मेजोरिटी लेके जा रही है तो उसने सारे कंडीशन अपने आप फुलफिल कर दिए। बात समझ गए ना। और कुछ, ठीक है, थैंक यू सो मच।